बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मित्रों, लॉन्ग अगो फॉर अवे, यहाँ से बहुत दूर सैकड़ों साल पहले एक बनाना रिपब्लिक हुआ करता था। उस बनाना रिपब्लिक के लोगों ने एक बेवकूफ़ किस्म के इंसान को अपना सरपंच मुकर्रर किया हुआ था। और वो जो सरपंच था, उनका हेड ऑफ द स्टेट जो था, वो फैसले कर रहा होता था उनके मुस्तकबिल के। इवन जो छोटे छोटे मसले थे वो भी सरपंच के पास आ रहे होते थे। तो एक बार गांव वाले उसके पास आते हैं और उसको कहते हैं कि सरपंच जी, रामू काका की बकरी की मुंडी फंस गई है हंडिया के अंदर। तो आप बताइए क्या करें, फैसला सुनाए कोई, क्या करना चाहिए। हंडिया के अंदर मुंडी फंस गई है, बकरी भी परेशान है, रामू काका भी परेशान है, गांव वाले भी परेशान है, कुछ करें। तो बेवकूफ़ सरपंच फैसला देता है कि कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, जब मैं हूं, मेरी 56 इंच की छाती लाल आंख, तो घबराने की क्या ज़रूरत है, कोई मसला नहीं है। आप जाएं उधर रामू काका के घर जाएं और बकरी की मुंडी काट दें। ये फैसला वो करते हैं, बकरी की मुंडी काट दें। अच्छा जी, थोड़ी देर के बाद वो फिर आते हैं, नाचते नाचते गांव वाले आते, नाचते गाते खुशी के मारे। कहते हैं कि सरपंच जी, मुंडी तो काट दी, लेकिन एक और मसला हो गया है। और मसला ये हुआ है कि वो जो मुंडी जब हमने काटी तो वो बाहर नहीं निकली, वो भी अंदर ही हंडिया के अंदर गिर गई है, बाहर नहीं निकल रही, उसके सींग फंस रहे हैं अंदर। तो सरपंच जी कहते हैं कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, मेरी लाल आंख 56 इंच विश्वगुरु, मैं किस लिए हूँ फिर, देश की सेवा करना ही तो मेरा धर्म करम फरम है। तो वो फैसला देता है दूसरा कि अब मुंडी को निकालने के लिए हंडिया भी फोड़ दो। तो आखिर में ये होता है कि बकरी भी चली गई, हंडिया भी फूट गई। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के अंदर भी अगर किसी मुल्क का हेड ऑफ द स्टेट गलत फैसला करता है या टाइमली फैसला नहीं करता ना, अपॉर्चुनिटीज़ वैसे बहुत होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपको हर रोज़ मिलती है, बेतहाशा मिलती हैं, और कभी कभी तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही होती हैं। लेकिन अगर गलत फैसला किया जाए ना तो बकरी भी कट जाती है, हंडिया भी फूट जाती है, मिलता कुछ भी नहीं है। अच्छा, वैसे इस बकरी और हंडिया वाले ये जो मैंने एक मिसाल दी है, इसका आज के एपिसोड से कोई ताल्लुक नहीं है वैसे। हाँ, ये ऐसे ही मैंने जनरल बात की। इंडिया के साथ कुछ ऐसा सीन हुआ है रिसेंटली कि बकरी भी चली गई और हंडिया भी फूट गई। हुआ ये कि एक बड़ी बैलेंस किस्म की, हमेशा कहता हूँ, बड़ी बैलेंस किस्म की फॉरेन पॉलिसी, मुझे मनमोहन सिंह की और कांग्रेस पार्टी वालों की फॉरेन पॉलिसी बड़ी पसंद थी। उसके अंदर मतलब किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, स्मूथली वो उसको लेकर चल रहे थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हुए थे, इंडिया टेक ऑफ करने ही वाला था, मतलब वो सुपर पावर बनने की तरफ अगर रियल सेंस में कोई काम कर रहा था तो ये लोग कर रहे थे। और सुपर पावर बनने के लिए फोकस बड़ा ज़रूरी होता है, सारा का सारा फोकस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे था। और पॉलिसीज़ जो उन्होंने बनाई हुई थी वो कुछ इस तरह की थी कि उनका ध्यान इधर उधर था ही नहीं, लड़ाई झगड़े की तरफ। पाकिस्तान के साथ भी आप देखें, कश्मीर के ऊपर टॉक्स करके उनको इंगेज रखा हुआ है। उधर चाइना के साथ इकोनॉमी ट्रेड बढ़ रहा है, रशिया के साथ ज़बरदस्त है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, अमेरिका के साथ भी ट्रेड भी चल रहा है, टॉक्स भी चल रहे हैं। तो हर जगह पे आपको एक ज़बरदस्त नॉन कंट्रोवर्शियल किस्म की पॉलिसीज़ आपको नज़र आती हैं। ये जब आए ना नए सरपंच गांव के 56 इंच वाले बाबा जी, इन्होंने चाइना के साथ टाइज बैठे बैठाए ख़राब कर दी है। अब इसका अभी तक उसको जो है ना इंडिया को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब हुआ यह है कि इंडिया 2-3 जगहों पे फंस गया है, गाड़ी फंस गई है असल में, और इसका असर फिर आपको जीडीपी ग्रोथ के ऊपर भी नज़र आता है। रिसेंटली इंडिया ने कुछ 1-2 क्वार्टर्स ऐसे आए हैं जहां पर उन्होंने अच्छी जीडीपी ग्रोथ रिपोर्ट करवाई है, लेकिन पिछले अगर आप 2014 से लेकर देखें ना, मुसलसल ग्राफ नीचे ही आया है जीडीपी का। ये पिछले 1-2 क्वार्टर्स के अंदर सिर्फ थोड़ा सा ऊपर गया, अदरवाइज ग्राफ नीचे रहा इनका मोस्टली। और स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स बहुत सारे किए हुए इन्होंने। तो अब इंडिया उन गलतियों की वजह से फंसा कहाँ पर है। इंडिया को बैलेंस करना पड़ रहा है रशिया अमेरिका को, इंडिया को बैलेंस करना पड़ रहा है चाइना अमेरिका को। अब इसका रिसेंट एग्जांपल आपको दे दूं कि G20 की जो समिट इंडिया के अंदर होनी है, इसके अंदर इंडिया फंस गया है।
इसके अंदर बुरी तरह से फंस गया। हुआ कुछ यूं है कि इंडिया ने कहा है, एस जयशंकर ने कल मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट दी है कि देखें ये जो G20 समिट है ना, दिस इज एन इकोनॉमिक फोरम, यहाँ पर आप यूक्रेन इशू को क्यों लेकर आ रहे हैं? क्यों आप यूक्रेन इशू, रशिया यूक्रेन क्यों डिस्कस करते हैं? ये तो इकोनॉमिक फोरम है ना, इकोनॉमी की बात करें। इंडिया टुडे ने खबर लगाई है कि G20 इज इकोनॉमिक फोरम, कीप रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट अवे फ्रॉम इट। जयशंकर said that the upcoming G20 summit under India's presidency was an economic forum and the ongoing Russia-Ukraine was a separate issue. और कहते keep the G20 and Ukraine war separate. Our complaint is that the G20 is an economic platform. By ignoring the objective of the G20, the focus is diverted elsewhere. दूसरी जगह इधर उधर निकल जाते हैं आप, लेकिन आपको सिर्फ इकोनॉमी पे फोकस रखना चाहिए, बाकी को छोड़े नहीं। हमारी कंप्लेन है, शिकायत कर रहे हैं। किससे शिकायत कर रहे हैं पता है आपको? अमेरिका से। ये सूरत हाल है। चाइना भी खुश नहीं है। अमेरिका को खुश करने के लिए हर चीज़ इन्होंने कर दी, फिर भी अमेरिका खुश नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल लेवल पर जाकर इन्होंने गड़बड़ की हुई है। और फॉरेन पॉलिसी को जिस तरीके से उन्होंने छेड़ा है ना, तो उसमें अभी ये मैनेज नहीं कर पा रहे। कंप्लेन करना शुरू कर दिया है उन्होंने अमेरिका से कि क्या कर रहे हैं आप। आपको मैं ज़रा कुछ महीने पहले का हिंदुस्तान टाइम्स दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा जयशंकर कंप्लेन किससे कर रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम G20 सेज यूएस हेड ऑफ डेलीगेशन। कैन नॉट बी सेपरेटेड, ये कह रहा है जयशंकर, इट शुड बी सेपरेटेड। देख रहे हैं आप कितना बेसिक लेवल का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है अमेरिका और इंडिया के दरमियान। वैसे यही बातें मैंने काफ़ी अर्सा पहले अपने बुक के अंदर लिखी थी, वो अभी अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, अगर आप उसको ख़रीदना चाहें तो वहाँ पर पड़ा हुआ है। इसके अंदर मैंने यही अमेरिकन्स को समझाने की कोशिश की थी कि मोदी इंडिया द वीकेस्ट लिंक इन अमेरिकाज एंटी चाइना अलायंस। अब देख रहे हैं ये बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं इंडियंस और अमेरिकन्स। अगर इंडिया रशिया से खुद को डिस्टेंस भी करे तो उनको बहुत टाइम लगेगा, यूँ समझिए कि 8-10 साल तो लग ही जाएंगे उनको। अगर वो अभी से भी डिस्टेंस उन्होंने करना शुरू कर दिया है, वैसे उन्होंने परचेजिंग कम कर दी है, वेपन्स की स्लोली वो करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, लेकिन उनको टाइम लगेगा और टाइम अमेरिकन के पास है ही नहीं। यही तो 8-10 साल है आने वाले, जिसके अंदर फ्यूचर डिसाइड होना है इस सदी का, कि चाइना डोमिनेटेड ग्लोबल ऑर्डर होगा या अमेरिका डोमिनेटेड ग्लोबल ऑर्डर होगा। ये 8-10 साल के अंदर क्लियर हो जाएगा। तो 8-10 साल इतने हैं नहीं है। इंडिया को एक्ट अभी कर रहे हैं अमेरिका के लिए, वो कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा, फिर इसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से आप देखिए, कुछ हफ्ता पहले स्क्रोल ने रिपोर्ट किया था, ये भी इंडिया का बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट है। स्क्रोल ने कहा कि इंडिया अश्योर्ड रशिया दैट यूक्रेन वॉर इशू वुड नॉट बी रेज्ड ड्यूरिंग G20 मीटिंग। पहले से ही प्यूरिन को कह रहा है मोदी साहब और ये इनकी जो हमनवा है कि महाराज आप फिक्र मत करें, हमारी प्रेसिडेंसी के अंदर G20 में यूक्रेन इशू को नहीं छेड़ेंगे ना आप। हम हैं ना आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके भाई, हमसे नाराज मत होइएगा। ऐसा ना हो कि आप हमारे वेपन्स ही बंद कर दें और स्पेयर पार्ट्स ही बंद कर दें तो फिर पाकिस्तानी धपड़दूस कर दें। चाइना का तो छोड़ें, पाकिस्तानी डिफेंस के हवाले से बुरी तरह से डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर। तो इनको कहा इन्होंने कि G20 में आपको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन वॉइस ऑफ अमेरिका देखें क्या कह रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने कहा कि यूएस सेट टू इंक्लूड यूक्रेन इन G20 एजेंडा। रस्सा कशी चल रही है, वो गेम है ना, रस्से को एक ग्रुप एक तरफ खींच रहा होता है, दूसरा ग्रुप अपोजिट साइड से दूसरी तरफ खींच रहा होता है, तो रस्सा कशी इसको बोलते हैं। पता नहीं आपकी ज़बान में इस गेम को क्या बोलते हैं। वो चल रहा है अमेरिका और इंडिया के दरमियान। नहीं यूक्रेन वॉर को डिस्कस करेंगे G20 में, वो कह रहे नहीं करेंगे। तो ये चल रहा है इस तरह से। लिहाजा अब इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए चैलेंजेस जो है ना बेतहाशा बढ़ चुके हैं और फजूल किस्म के चैलेंजेस हैं। ये नहीं होने चाहिए थे। अगर इंडिया न्यूट्रली रहता, इंडिया सारा मसला असल में क्रिएट हुआ है 2019 से लेके। मोदी की जो सेकंड टर्म थी ना, वहाँ से ज़्यादा मसाइल क्रिएट हुए सेकंड टर्म से लेकर। पहले टर्म में इन्होंने ज़्यादा डैमेज नहीं किया। पहले टर्म में इन्होंने इंडियन मिलिट्री को नुकसान पहुंचाया। फॉरेन रिलेशंस इंडिया के जो थे ना, उसमें उन्होंने नहीं छेड़ा इतना ज़्यादा। पहले राउंड में तो यूँ समझे कि अपने आप को मजबूत करने में लगे हुए थे इंडिया के अंदर, इंडिया के इंस्टीट्यूशंस को पॉलिटिसाइज कर रहे थे। सेकंड राउंड जो इनका आया ना, दूसरी मर्तबा जब ये इलेक्ट होके आए, तब से इन्होंने फॉरेन पॉलिसी को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करना शुरू किया है। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं कि ना इनके टाइज अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं,
मतलब अपेरेंटली आपको नज़र आएगा ये इमेज मेकिंग के लिए वहाँ पर जाकर स्टेट डिनर करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन स्ट्रेटेजिक लेवल पर आप देखेंगे कितना बुनियादी किस्म का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है रशिया के हवाले से। तो ना अमेरिका के साथ इनके टाइज उस हिसाब से बेहतरीन है। इसको स्ट्रेटेजिक टाइज भी मैं किस तरह कहूँ, देखें ना, स्ट्रेटेजिक टाइज में ये कितना बड़ा इशू है कि आपका जो टॉप का डिफेंस सप्लायर है वो आपके दूसरे पार्टनर अमेरिका का शत्रु सबसे बड़ा, तो कैसे मैनेज ही नहीं कर सकता ना, कोई मुल्क भी नहीं कर सकता। और फिर इनके टाइज चाइना के साथ आपके सामने जंगी कैफियत है, तो वहाँ पर भी इन्होंने गंद मचाया हुआ है। अब देखते हैं अमेरिका किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। अमेरिका डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेगा। इंडियंस चाहे ना चाहें, यूक्रेन वाला जो इशू है G20 वेस्ट डोमिनेटेड फोरम है, चाइना डोमिनेटेड या रशिया डोमिनेटेड फोरम नहीं है। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज जो है ना, उनका आप इसको फोरम समझ सकते हैं, वो डोमिनेटेड प्लेयर्स हैं यहाँ पे। तो डेफिनेटली वो रशिया यूक्रेन वॉर डिस्कस करेंगे यहाँ पर। मोदी चाहे ना चाहे इंडिया की सॉइल पे डिस्कस होगी, कितनी भी गारंटीज दे दें आप रशिया को, अमेरिकन करेंगे। दे आर वेरी सीरियस अबाउट इट। और अगर इंडिया की सॉइल से जब रशिया के खिलाफ बातें रिपोर्ट होंगी तो इससे यकीनी तौर पर रशिया इंडिया टाइज भी मुतासर हो रहे होंगे।